आपको पता है बॉटल वाटर का पानी कंपनियां किस रेट पर सरकार से लेती है? मेरे आरटीआई के सूचना अधिकार के तहत डाले हुए अर्जी का जवाब आया कुछ साल पहले। 55 पैसे लीटर से पानी कंपनियों को सरकार देती और बेचती कितने रुपए में? कितने गुना लाभ है। किसान मांगते हैं 1 रुपया में 1.5 रुपया का दाम, तो 1 रुपया लागत पर 50 पैसे तो मिले, और ये कितने गुना दाम देते हैं आप सोचिए। तो पानी एक वस्तु बन गई है बेचने की। जब संस्कृति ऐसी थी कि छाछ भी नहीं बेचा जाता था, हमारे पूरे गांव के लोग याद करते हैं भाई कभी यहाँ छाछ बेचा ही नहीं गया। आज पानी भी बेचा जाता है। तो ये वस्तुकरण जो हुआ है वो केवल पानी का नहीं है, हर प्राकृतिक संसाधन का है। पानी के अकेला अलग सोचकर आप सोच सकते हैं पानी का कैसा आयोजन करना है। आप जल, जंगल, जमीन, खनिज, पहाड़ सबका एकत्रित जो पर्यावरणीय इकाई होती है, इकोसिस्टम जिसको कहते हैं, उसकी सोच लेकर ही कोई कार्य कर सकते हैं जिससे प्रकृति बचेगी। और प्रकृति बचेगी तो ही प्रकृति पर निर्भर जिनका जीना है। वैसे तो हम सब लोग ऑक्सीजन न मिलने के कारण मर जाते हैं और धनिक लोग ज्यादा मरे हैं। हमारे क्षेत्र में आप कोरोना का असर देखेंगे तो नर्मदा के वो सरदार सरोवर बांध से जहाँ बड़ा नाम दिया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, पर कोई यूनिटी नहीं। एक एक गांव की जमीन छीनी जाती है, ताज होटल बनता है, एकता मॉल बनता है, पर्यटक के लिए क्रूज चलता है, पानी बर्बाद होता है। लेकिन वहां से लेकर जो पहाड़ पट्टी है 3 राज्यों की, उसमें एक को भी कोरोना नहीं। लोगों के बीच में तहसीलदार ने हमको आग्रह करके भेजा कि बताओ भाई उनको वैक्सीनेशन ले लो। तो लोगों ने कहा ताई क्या जरूरत है, हम तो थोड़ा बुखार आता है तो जंगल मिर्च से ठीक करते हैं, और जो तो वहां कोई कोरोना नहीं। और जो बड़े बड़े गांव हमारे ही डूब क्षेत्र के हैं, सरदार सरोवर का डूब क्षेत्र 214 किलोमीटर का, प्लेन्स मैदानी क्षेत्र के कम से कम 125 गांव डूब में, एक नगर डूब में, वहां के धनिक धनिक लोग अस्पताल में जाकर भी गुजर गए। बाद में बात आई कि वैक्सीनेशन से क्या हो रहा है, और कंपनी ने फॉरेन कोर्ट्स में मंजूर किया कि हाँ हमारी वैक्सीन से, कोविशील्ड से क्या हो रहा है, हार्मोनिक इम्बैलेंस हो रहा है और ब्रेन हेमरेजेस हो रहे हैं, हार्ट पर असर आ रहा है। तो आज भी हम देखते हैं हार्ट अटैक्स फटाक आता है। ये सभी बातें जो हो रही है वो हमको याद दिलाती है कि प्रकृति के बिना जीना असंभव है। तो पर्यावरण की बात मतलब केवल ओजोन के लेयर की बात नहीं है। क्यों आज गर्मी बढ़ रही है, जिसके कारण कौन भुगत रहे हैं? हाई राइज बिल्डिंग बनाने वाले निर्माण मजदूर सबसे ज्यादा मृत्यु भुगत रहे हैं, किसान भुगत रहे हैं, क्योंकि सूखा और बाढ़ का जलचक्र शुरू हुआ है, दुष्चक्र में। और ये सभी असर पूरी दुनिया की मानव जात भुगत रही है। 1500 साइंटिस्ट जो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं, वो बार बार दे रहे हैं इशारा, चेतावनी, वार्निंग कि कुछ सालों में मानव जात, कुछ दशकों में मानव जात खत्म हो सकती है। आज किसी को परवाह नहीं है, पर जब हम देखते हैं क्या हो रहा है तो जोशीमठ में जाना पड़ता है, हिमालय में, वायनाड में जाना पड़ता है, केरल में जहां अभी अभी होके आई मैं, हिमाचल प्रदेश में भी एक बांध टूट जाता है तो तीस्ता नदी पर का भी बांध ध्वस्त होता है, सैकड़ों लोग मृत्यु के कगार पर हैं। मैं इसमें ज्यादा जाऊंगी तो रात निकल जाएगी, पर आपका दिल दुखेगा। आप अगर ये समझेंगे कि ये प्रकृति
कैसी बर्बाद हो रही है और किस कारण बर्बाद हो रही है, तो आप सोचेंगे कि अब इसका विकल्प क्या है, परिवर्तन कैसे आएगा और कौन लाएगा। मेरे ख्याल से प्रसाद जी ने उसकी बात रखी होगी कि वैकल्पिक विकास क्या है, क्योंकि हर चीज जो हो रही है, जो असर ला रही है, खदानें पत्थर की ही नहीं, रेत की भी, एक एक नदी को खत्म कर रही है, अवैध रेत खनन। उसके सामने हमने कानूनी लड़ाई लड़ी, तो मुझे हर कोर्ट से ऑर्डर है हाथ में, स्टे ऑर्डर है, लेकिन रुक नहीं रहा है। बड़े बड़े माफिया हैं, एक एक संसाधन से जुड़े हुए, जो बहुत बड़ी कमाई कर रहे हैं, पर उस कमाई में लुटाई है। और लूट केवल पैसे की नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों की है, जो जीने का आधार है। किसान कैसे जीते हैं? अगर खेती यानी जमीन नहीं होगी और उसके साथ जुड़ा हुआ पानी नहीं होगा, और पानी के लिए जंगल जो कि 3 महीने बरसने वाला पानी, अभी तो कभी कभी 3 दिन में ही बह जाता है, लेकिन इस पानी को सुरक्षित रखने वाले, उसको संग्रहित करने वाले जो पेड़ पौधे हैं, जो जंगल है, जिसकी जैव विविधता है और जिसके जड़ नीचे पानी ले जाते हैं, वही भूजल का सबसे बड़ा सरोवर बनता है। और बिल्कुल ही नीचे एक प्रकार की धरोहर जैसा पानी लगते हैं। और फिर नदियां बहती रहती है साल भर। नर्मदा उनमें से एक नदी है, ब्रह्मपुत्रा एक नदी, गंगा एक नदी है। लेकिन आज इस हर प्रकार की नदी पर जो आक्रमण है और अतिक्रमण है, उसके कारण नदी से हमको पानी मिलेगा, इस भरोसे पर रहे हुए गुजरात के कच्छ जैसे जिले के लोग भी आज गुस्सा है, नाराज है, तड़प रहे हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े बांधों का पूरा कार्य केंद्रीकरणवादी विकास नियोजन का हिस्सा है। केंद्रीकरणवादी विकास नियोजन का मतलब है विषमता, विस्थापन और विनाश लाना। ये जहां जहां असर होता है, वहां वहां लोग एकदम जागरूक होते हैं कि भाई हमें ये नहीं चाहिए। तब तक लोगों को लगता है कि अरे बड़े बांध बनेंगे तो हमको बहुत फायदा होगा, दूर दूर तक पानी जाएगा। अरे पर कहां जाएगा, किसके द्वार में जाएगा, और कौन भुगतेगा, और किसका पानी लूटा जाएगा, ये सोचना जरूरी है। अमेरिका के ही पथ पर चलते हुए भारत ने बड़े बांध बनाना चालू किया। टेनेसी वैली योजना से एकदम प्रेरणा ले ली। हमारा तो पूरा मॉडल ही पश्चिम के आधार पर चला है विकास का, तो उसमें से ये एक काम है। आज क्या हुआ है, विश्व में बड़े बांधों का विरोध होने लगा 1980 के दशक से। फिर हमारा विश्व बांध आयोग बना, मैं भी उसकी आयुक्त बनी आंदोलनों की तरफ से। पर उसमें बांध बनाने वाले विश्व बैंक के अधिकारी, चाइना के 3 गॉर्जेस जैसे ये भी थे। हमारे 12 लोगों का कमीशन पूरे दुनिया के बड़े बांधों का अभ्यास करने गया, तो अमेरिका के प्रमुख व्यक्ति ने कहा, डैनियल बियर्ड, कि मैडम आपके साथ अलग बात करना चाहता हूँ। और अलग बात में क्या कहा कि हम लोगों ने अब बड़े बांधों पर रोक लगा दी है, मॉरेटोरियम जारी किया है। क्यों? एक मछली बचाने के लिए नहीं, केवल हमने पूरा लाभ हानि का अभ्यास करके आर्थिक भी और प्राकृतिक भी ये निर्णय लिया है। और आज 1951 बड़े बांधों को, मध्य बांधों को अमेरिका ने निरस्त कर दिया, और यूरोप के देशों ने 4000 से अधिक बांधों को निरस्त कर दिया। मैं यहां से शुरुआत कर रही हूं क्योंकि इसी विकेंद्रीकरण को चुनौती देने वाले थे विलासराव साळुंखे। आज भी जो मानते हैं कि बड़े बड़े नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाओ, वो बहुत ही मूर्खता, अज्ञान के भ्रम में लगे हुए। और ऐसे भी है कि जिनको लगता है अरे पानी तो मिलता है ना, पर कोई भी पोस्ट फैक्टो रिव्यू जिसको कहते हैं, योजना होने के बाद पुनर्विचार करो, मूल्यांकन करो, फिर देखो कि क्या लाभों का दावा था और कितने लाभ मिले और किसको मिले।
सरदार सरोवर आज एक प्रकार का फेल्यूर है। ये हम मानते हैं 4,200 करोड़ के बदले अब 90,000 करोड़ खर्च किए, पर्यटन का पूरा विकास हुआ, लेकिन कच्छ को सिंचाई जो पूरी देने वाली थी वो नहीं के बराबर थी। नहरों का जाल भी बांधना पूरा नहीं था। आप सोचिए 450 कंपनियों को पानी मिला, सबसे ज्यादा कोका कोला कंपनी को मिला। कच्छ में पानी गया पर अडानी के पोर्ट्स को मिला, जिंदाल स्टील को मिला, थोड़े गांधीधाम जैसे शहरों को मिला। आज कच्छ के लोग हमारे साथियों के साथ फिर से पारंपरिक इस दिशा में जा रहे हैं। तो विलासराव सारू को मैं सलाम करता हूं। ये संविधान में जो लिखा है समता और न्याय का मूल्य, उसके आधार पर पानी का नियोजन, और ये नियोजन सभी को अधिकार देता है, तो वो भी संविधान में हर किसी को दिए हुए जीने के अधिकार का एक हिस्सा है। पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए भी। कच्छ की महिलाएं आज भी हंडा लेकर कई किलोमीटर चलती है कई जगह पर, क्योंकि पानी एक वस्तु बनी है। वहां भी जो पहुंचता है पानी, वो ग्राम पंचायत को भी बेचना शुरू हो गया। एक कंपनी सरकार के अंदर बनती है, रेलवे में IRCTC बनती है, तो पानी के गुजरात वाटर स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट कंपनी बनती है, और फिर ग्राम पंचायत कहती है नहीं भाई हमको ये इतना खरीदना संभव नहीं, पर 25 रुपए में 1,000 लीटर पानी कंपनी को दिया जाता है। आप सोचो, आप एक बोतल खरीदेंगे 25 रुपए में 20 रुपए। तो ये जो विषमता, गैर बराबरी आज विभत्स हो गई है, जिसमें किसानों का हमारा संघर्ष है। संयुक्त किसान मोर्चा की मैं भी हूँ, खड़े 13 महीने 750 किसानों की शहादत देकर जो उपज का सही दाम मांग रहे हैं, वैसे ही समता और न्याय की दिशा में हर प्राकृतिक संसाधनों को बचाना और जो बुनियादी जरूरत पूरी करने के लिए पहले हर नागरिक का अधिकार है, ये मानकर उसका नियोजन करना, ये उद्देश्य विलासराव सारूंके ने पानी पंचायत इतना सुंदर नाम दिया है। क्योंकि आखिर इकाई कौन सी होगी पानी के नियोजन। हम आज पानी पर पहला ध्यान दे रहे हैं, तो मैं उसकी बात करूं। इकाई होनी चाहिए माइक्रो वाटरशेड, सबसे छोटा जल संग्रहण का जो इकाई यूनिट होता है, वहां से शुरुआत होनी चाहिए, फिर आगे का इकाई, फिर आगे की इकाई। ये तो एक प्राकृतिकता है, निसर्ग का, प्रकृति का यही प्रिंसिपल है, यही सिद्धांत है। आज प्रॉफिट ओवर नेचर ये सिद्धांत बन गया है। पर ये जो प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी जिसको कहते हैं, कि पहले छोटी इकाई में प्लानिंग करो, फिर आगे की इकाई में जाओ, फिर आगे की इकाई। संविधान में मेरे इसमें ही है, क्या लिखा है भाई, अभी संविधान परिषद में ही मैं जा रही हूं, क्या लिखा है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वराज्य संस्था। जो गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज्य का, वो यही तो था। ये यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ है कुछ, जो संविधान सभा ने पूरा बनाया। संविधान 2-3 साल तक काम किया, उसमें महिलाएं भी थी, अकेले बाबा साहब ने नहीं किया, सबको साथ लेकर किया। और इसमें अगर ये लिखा है कि प्राकृतिक संसाधनों को, एनवायरनमेंट को बचाना, प्रमोट करना और प्रॉस्पर करना, तो ये कोई विकास के खिलाफ नहीं है। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसके आधार पर बना हुआ स्ट्रक्चर है, सिस्टम, व्यवस्था है, वही सही विकास की दिशा है। इसका एक प्रतीक और उदाहरण पानी पंचायत। अगर ऐसा नहीं किया तो मूर्खता से, विज्ञान होते हुए भी अज्ञानता के साथ आगे बढ़ रहा है देश और दुनिया, जिसके कारण आज पानी बर्बाद है, नदियां बर्बाद है, पहाड़ बर्बाद है, और एक एक ध्वस्त होकर गिर रहे हैं। लावासा में हमारी स्मृति ताई काम करते हैं। काटकरी समाज के लोग आज क्या भुगत रहे हैं?
पर्यटक के रूप में अगर आप जाएंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देते, पर जो सवाल और जो मुद्दे हमने उठाए कई सालों से वो आज सच साबित हुए। जंगल गया तो पहाड़ नीचे आया, पहाड़ नीचे आता है तो 3 बंगले नीचे आते हैं और उसमें 3 लोग मर जाते हैं, जो बंगलों में देखभाल करते थे, पर्यटक आकर रहकर कुछ दिनों में जाते। आज वायनाड में यही हुआ, जंगल खत्म हुआ तो नदियां भी बहेंगी क्या? पानी तो मिट्टी लेकर कुछ महीनों में बह जाता है, तो क्या होता है? आज गंगा की एक एक नदी, उपनदी अगर आप देखेंगे, जोशीमठ जाते जाते 4 धाम रास्ते से जाना पड़ता है। वो 4 धामों के एक एक जगह के महाराज ने वीडियो में डाला है कि हम आत्महत्या कर देंगे, हम आत्मदहन कर देंगे, क्योंकि हमारा धाम ही ध्वस्त हो रहा है। पर लाखों लोग जाते हैं पूरी श्रद्धा के साथ, उनको बीच में रुकने नहीं देते हैं, डेंजरस है, क्योंकि बाजू का पहाड़ नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है और 4600 उस पहाड़ से बहते हुए जो जल स्रोत थे उनकी संख्या 460 पर आ गई। तो पहाड़ में बसने वाली बहनें जो पानी वहां एक एक स्रोत से लेती थी, माथे पर घास का भारा लेकर उतरते हुए चित्र तो आपने देखे होंगे। आजकल पूरे दीवारों पर पुणे में भी देखेंगे तो श्रमिकों के चित्र है, आदिवासियों के चित्र है, मछुआरों के चित्र है, लेकिन विकास का चित्र पूरा बदल गया है। आज ऐसी स्थिति में जोशीमठ ध्वस्ता है, जंगल खत्म होते हैं तो पहाड़ गिरता है और रास्ता बनता है तो उसका मलबा भी नदी में गिरता है। तो ऊपर से आप नीचे देखेंगे तो अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी नदियों में पानी कम और मलबा ज्यादा दिखता है। आज ये हर जगह हो रहा है। तो ये नदियों पर आक्रमण एक बात है, तो आप केवल नदी से शहर में पानी शहर तक दूर दूर तक आएगा इस भरोसे पे भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि शहर में भी 3-3 दिन पानी नहीं मिलता है। नर्मदा से 5 किलोमीटर पर हमारा बड़वानी शहर है, हमारे कार्यालय में पानी नहीं है, भूजल खत्म हो गया, क्योंकि जैसे खेती बेची गई, कॉलोनियां बन गई, शहर की संख्या बनी और शहर में एक एक ऐसे गृह निर्माण हुआ कि वो एक एक अपनी अपनी बोरवेल बनाकर पानी खींचते हैं, तो पानी कैसे मिलेगा? भूजल बर्बाद हो रहा है। तो भूजल का उपयोग और नदी का उपयोग, ये दोनों पर नजर रखना जरूरी है। ये नजर अगर आपके जैसे युवा रखेंगे तो हमको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। आज इसलिए भी नजर रखना जरूरी है कि ये जल प्रदूषित हो रहा है। थोड़े में मैं बता दूं, ये बहुत बड़ी बात है। नदियों में औद्योगिक इकाइयों से पूरा एफ्लुएंस, अवशिष्ट पदार्थ बह रहे हैं, शहर की पूरी गंदगी जा रही है। एसटीपी स्यूएज ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पर बड़े बड़े विदेशी साहूकारी संस्थाएं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बहुत करोड़ों रुपए लेते हैं एक एक प्लांट के लिए, और प्लांट बनता नहीं। हमारे शहर का एसटीपी इजराइल की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया पहल, और बना नहीं, फिर ब्लैकलिस्टेड कर दिया उस कंपनी को। पर उससे क्या होता है? दूसरा कंपनियां भी बना रही है, रोज मिलियंस ऑफ लीटर्स शहरों की गंदगी जबलपुर से बड़वानी तक जा रही है नर्मदा। ये केवल नर्मदा की बात नहीं है, मैं उदाहरण दे रही हूं। तो ये पानी प्रदूषित है, खेती जैविकता भूल चुकी है, अजैविक हो गई है, तो फर्टिलाइजर्स, केमिकल सब बह रहे। हाँ, जैविक खेती के जैविक उपज को कौन खरीदते हैं? धनिक लोग। बड़े बड़े सुपरमार्केट्स में हर एक चीज को ग्रीन नाम लगाते हैं धनिक लोग। ग्रीन एयरपोर्ट्स, ग्रीन ये, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन गृह निर्माण, सब कुछ, पर ग्रीन नाम लगाने से वो प्राकृतिकता का रास्ता नहीं होता है। तो धनिक लोग तो जैविक खेती के उपज खरीदते हैं। गेहूं क्षेत्र में 1800 रुपया में बेचा जाता है किसान से, तो वहां मिलता है 3500 रुपए क्विंटल का। हर चीज में ये बात है प्रकृति के, जो मैं कह रही थी, वस्तुकरण यानी कमोडिफिकेशन। और ये जो कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है, ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन बढ़ रहा है, ये सब एक प्रकार का करप्शन।
करप्शन केवल पैसे का नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों का भी दुरुपयोग है। और इसमें जो पूरा मार्केटाइजेशन आ गया है, इसमें मुनाफा कौन कमाते हैं? प्रॉफिट ओवर पीपल वाले लोग, प्रॉफिट ओवर नेचर वाले लोग। इसके खिलाफ कुछ संघर्ष की भी जरूरी है और ऐसे निर्माण की भी जरूरी है। मैं तो यही कहूँ, संघर्ष की बात ज्यादा यहाँ नहीं चलेगी शायद, लेकिन उसके बिना आप रास्ता बदल नहीं सकेंगे। विकल्प को लाने के लिए शासकों को मजबूर नहीं कर सकेंगे। और ये जो प्रॉफिट 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 जिसका हिस्सा हर दल के पास जाता है, हर पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पास जाता है, तो बढ़ावा दे देंगे ही। तो ये जरूरी है कि हम सब लोग जो नागरिक हैं, संविधान ने हमको अधिकार दिया है अपनी राय तय करने का, उसको ही प्रत्यक्ष में लाने के लिए संघर्ष करने का, वो संघर्ष पर भी उतरना जरूरी है। हमारा नारा है जन आंदोलन की क्या है बात, संघर्ष निर्माण साथ साथ दोनों करना जरूरी है। अब निर्माण के रूप में आप अगर देखेंगे तो आपको नदी को बचाना है, वो निर्माण कार्य ही तो है। उसके लिए संतोष लालवाणी जैसे, सुनीता ताई जैसे सब लोग संघर्षशील है। क्योंकि नदी के अंदर जब रिवर फ्रंट बनाते हैं तो नदी को छोटी करते हैं, नदी के ऊपर कॉन्क्रीटाइजेशन करते हैं। आपको पता है सबसे बड़ा रिवर फ्रंट बना साबरमती। आप अगर गुजरात के हाईकोर्ट के निर्णय देखेंगे, जजमेंट्स पढ़ेंगे, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोगों को, युवाओं को मैं खास कहती हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि उस रिवर फ्रंट ने क्या नुकसान किया। वहां एक झूला लगता है, चाइना के प्रमुख आते हैं और भारत के प्रमुख भी बैठते हैं और उसका साउंड एंड लाइट शो बनता है साबरमती के किनारे। 40,000 की जनसंख्या को विस्थापित करते हैं। हमारे साथ वो जुड़ते हैं, हमारे वकील साहब गुजरात के लड़ते हैं, उनको घर दिलाते हैं। पर नदी का क्या हो रहा है? नदी छोटी हो गई तो प्रदूषण ज्यादा बढ़ता है। किसी भी ग्लास में अगर आधे ग्लास में आप नमक डालते हैं तो वो कम होता है कि ज्यादा होता है? बड़े ग्लास में नमक से कम खारा होता है, आधे ग्लास में नमक से ज्यादा खारा होता है, उतना ही नमक डालें तो प्रदूषण बढ़ता है। इर्द गिर्द के पेड़ काटे जाते हैं रिवर फ्रंट जैसे प्रोजेक्ट के लिए, जिसकी कीमत होती है 4-5 हजार करोड़। उसमें से कमीशंस मिलते हैं, कईयों को कहते हैं मिशन, पर मिलता है कमीशन। अब देखिए ऐसे प्रोजेक्ट अभी 107 नदियों पर प्लान्ड है, तो उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं पुणे रिवर्स रिवाइवल फ्रंट के लोग। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि दुरुपयोग कैसा हो रहा है, कौन लूट रहा है प्राकृतिक संसाधनों, अब उसको बचाना कैसे है, ये सवाल है। अगर गांव के लोग नहीं समझेंगे कि हमारे गांव की खेती से पानी बह रहा है, हमारे घर के छप्पर से पानी बह रहा है, वो कहां जा रहा है? वो जा रहा है दूर दूर नदी में, झरने से लेकर उपनदियों तक और उपनदियों से बड़ी नदी तक। ये करा नदी जो है वो नीरा में मिलती है, तो फिर भीमा की उपनदी होगी ना। तो भाई ये भीमा के नदी के पूरे ज्यादा जानकार है मेरे से। मैं नर्मदा की बात कर सकती हूँ, मैं गोदावरी की बात कर सकती हूँ, मैं कावेरी की बात कर सकती हूँ, गंगा की बात कर, पूरे ब्रह्मपुत्रा से कावेरी तक का जो प्लान बनता है हम इंटरलिंकिंग करेंगे, वो भी भ्रमित करने वाला है। पहले सोचना चाहिए छोटी से छोटी इकाई से, एक एक बूंद से सोचना चाहिए। प्रकृति हमको यही सिखा रही है कि प्राकृतिकता से ही विशेष ज्ञान दिया जाता है, उसको ही विज्ञान कहेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आज विज्ञान पहुंच गया है, उससे क्या होगा आज आप सोच नहीं रहे होंगे। लगता होगा, मैं भी चकित हो गई, नाम डालते हैं तो पूरा बायोडेटा निकलता है। मैंने कहा बाप रे, ये कहां से निकाला, हमने नहीं बनाया था। तो बोले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब हम सब पर उसकी नजर है, पर हमारी नजर होनी चाहिए धरातल पर। अब ये पानी का नियोजन अगर करना है तो विकेंद्रित नियोजन यही एक उपाय। गांधी जी की भी वही सोच थी और संविधान की भी वही सोच थी, पर संविधान में पंचायत की बात थी, वो बात बदल गई 1992। संविधान के आर्टिकल 243 और 244 अब जरूर पढ़ें।
आर्टिकल 48 तो आपको बताएगा प्रकृति बचानी है, पर्यावरणीय संसाधन बचाने हैं, पर कैसे बचाने हैं, किसका अधिकार होगा नियोजन का, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड हमारे भारत देश को जब माना जाता है, तब ये डेमोक्रेसी यानी लोगों का राज ये कैसे कब स्थापित होगा। आज लोगों का अधिकार लूटा जा रहा है। हम अगर कुछ बोलेंगे और अडानी अंबानी का नाम लेकर तो जेल में जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। पर आपको डरने की बात नहीं, आपको सोचना चाहिए कि हर नागरिक, अगर आज भी जो 80 करोड़ लोग भूखे हैं, जो प्यासे हैं, उन तक कैसे उनका बुनियादी अधिकार दिया जाएगा, उनकी भूख प्यास कैसे मिटाई जाएगी। तब विलास राव जी को याद करे बिना आप सोच नहीं सकते कि पानी का अधिकार जमीन कितने एकड़ किस मालिक के हाथ में है उसके आधार पर तय नहीं हो सकता है। पानी का अधिकार हर इंसान का है, हर कोई पी रहा है, तो उसको हरेक को पानी का बंटवारा समतावादी न्यायपूर्ण जल नियोजन से ही मिल सकता है। अब हो जाने दो बड़ा बांध और फिर उसका पानी सबको दे दो, ऐसा कहना आसान है, हो नहीं सकता है। जिनके पास धन है वो लूट लेंगे, जिनके पास सत्ता है राजनीतिक वो लूट लेंगे, जिनके पास ज्ञान की सत्ता है वो लूट लेंगे। नया ब्राह्मणवाद है कि नया जातिवाद है कि नया भेदभाव है, आप सोचिए। हमको जरूरी है इसीलिए सबसे छोटी इकाई से नियोजन करना, जो यहाँ करके दिखा रहे हैं उनको सलाम करना चाहिए। और ये तभी होगा जब हम विकेंद्रित नियोजन संभव है इस पर विश्वास करेंगे तभी। इसके लिए विकेंद्रित इकाई की बात अपन करेंगे तो एक एक इकाई में सभी प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं, पत्थर से लेकर झरने तक। पहाड़ में मिट्टी है, जमीन में मिट्टी है, मिट्टी में पानी संभल के रहता है, और अगर वहां के पेड़ पौधे अगर पानी नीचे संग्रहित तो करना है। ऐसा नहीं हम कहते कि ऊर्जा भी संग्रहित मत करो, पर ऊर्जा कब कितनी इस्तेमाल करनी है ये सोचो। वैसा ही पानी का है, वो अगर गांव अपना स्वराज्य चाहता है, स्वावलंबी होना चाहता है, तो वो जल जंगल जमीन सबका साथ नियोजन करेगा। ऐसे गौण खनिज जिनको कहते हैं, जिनका दोहन बहुत बड़ा असर लाता है। पश्चिम घाट में क्यों हुआ वायनाड भाई, क्यों इतना धंस के आया पहाड़, नदियां ऐसी आई ताकत से कि 15 किलोमीटर तक इतने बड़े पहाड़ों को लेके गई बिना टूटते हुए। मैं भी देखकर चकित हो गई। 400 लोग तो मर गए, पर आज भी 150 लोग गुमनाम है, गायब है, खोज नहीं हो पाई। महिलाएं इतनी बड़ी रैली में मेरे साथ चली, उनका कर्जा भी नहीं फेर सकते, उनके ऊपर बैंक अत्याचार कर रही है, तो हमारे साथी लड़कर कर्जा माफी ले रहे हैं एक बैंक से। पर ये सब कैसे, हमारे कंधे पर बोझ है, कर्जा है प्रकृति का, उसको अगर बचाएंगे नहीं तो कैसे बचेंगे। पर पानी का, जंगल का, जमीन का जो नियोजन करना है उसमें भी विशेष ज्ञान है, वो अज्ञान नहीं है। अच्छे अच्छे वैज्ञानिक जब इसमें उतरते हैं, माधव गाडगिल जैसे, तब वो यही कहते हैं ग्राम सभाओं से साथ बातचीत करते हुए कि अपना ग्राम में पानी का नियोजन करो, वहां के जमीन का और जंगल का नियोजन करो। और इसके लिए क्या क्या करना चाहिए ये सब अभी 10 मिनट में बताया ही गया है। मैं क्या कहूँ, छोटे छोटे झरने जब आते हैं, जरा सी बड़ी नदी बनती है, तो वहां छोटे छोटे बांध चेक डैम से लेकर बन सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि कोई पानी रोको ही नहीं। ऐसा सुंदरलाल बहुगुणा जी ने भी कभी नहीं कहा कि एक भी पेड़ को हाथ नहीं लगाओ, लेकिन जब पानी आप रोकते हैं तो पूरा पानी नहीं रोक सकते। आपको नीचे वास के लोगों के लिए भी पानी छोड़ना चाहिए। वो हर बांध में, हर बंधन में आपको ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ये जब बड़े बड़े बांध बनाते हैं तब इनको रेगुलेशन मॉनिटरिंग नहीं आता। पिछले साल क्या हुआ, हमारे यहाँ 172 गांवों में डूब क्यों आई, जिनको डूबग्रस्त नहीं माना था, ऐसे 16,000 परिवार क्यों प्रभावित हुए। ये सब आपको कहने जाऊंगी तो रात निकल जाए, पर ये जरूरी है
कि जब पानी आप रोकते हैं कहीं भी, तो आप एक तो भूजल में उसका संग्रहण करने की दृष्टि से प्लानिंग करते हैं। स्वाध्याय परिवार जैसे संस्था ने सौराष्ट्र में लाखों वीरियों का पानी, कुआओं का पानी नीचे ले जाने के लिए केवल एक जगह जहां पानी ज्यादा गिरता है वहां से पाइप लगाया और वो नीचे तक जाकर छोड़ा। जो एक्वीफर्स होते हैं वो धरोहर होते हैं और वो सालों सालों नहीं, दशकों दशकों नहीं, पीढ़ी पीढ़ी से बनते हैं। पर उससे अगर एक एक कंपनी 3000 फीट से पानी लेती है और ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन पर कोई कंट्रोल नहीं, कोई नियमों का पालन नहीं, तो उसमें भी फिर से पुनर्भरण के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं। और ये ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन रोकना, ये भी गांव वालों ने करना चाहिए। गांव वालों का ये अधिकार है, ये अपना पानी, अपनी जमीन, अपना जंगल, अपना पत्थर भी वो बचाए, अपनी रेत भी बचाए। इसका आधार कानून, नियम, शासकीय आदेश होते हैं। तो अगर गलत दिशा में आदेश हुए तो आपको खड़े रहना चाहिए, आपको प्रचारित करना चाहिए वो बात, आपको लाभ और हानि का फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स करनी चाहिए। आप युवाओं, आपके हाथ में अभी इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं, वो केवल व्हाट्सअप देखने के लिए नहीं होना चाहिए, वो व्हाट्स डाउन दिखाने के लिए होना चाहिए। और ये आप जरूर योगदान दे सकते हैं।